Hello everyone, this is Ram Bishnoi and today we are going to discuss about class 9th SST Social Science वर्कशीट नंबर 7। ये हमारी 22 ऑफ जुलाई 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की वर्कशीट भी काफ़ी इजी और इंटरेस्टिंग रहने वाली है, जिसमें हम हमारा टॉपिक हिस्ट्री उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। लास्ट जो हमारी वर्कशीट थी उसमें हमने हिस्ट्री को थोड़ा जानने की कोशिश की थी कि हिस्ट्री का मतलब ये नहीं होता कि बैटल्स, डेट्स या पास्ट इवेंट्स को पढ़ना है। हिस्ट्री उससे कहीं ज़्यादा होती है। हिस्ट्री हमारी आज, हमारे प्रेजेंट को, हमारे फ्यूचर को बेटर बना सकती है। जो कुछ भी पास्ट में अच्छा हुआ है उसे हम अडॉप्ट कर सकते हैं, ओके। और जो कुछ भी हमने गलतियां की है, मिस्टेक्स की है, उनसे हम सीख सकते हैं ताकि हम उनको रिपीट ना करें आज और आने वाले कल में, ओके। ये सब कुछ हिस्ट्री होता है। और साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारी हिस्ट्री को वी कैन डिवाइड इनटू द 3 पीरियड्स। हम 3 पीरियड्स में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। आज की इस वर्कशीट में हम बेसिकली हमारी मिडिवल हिस्ट्री की बात करेंगे कि जो मिडिवल पीरियड है उस दौरान इंडिया में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं। द प्रेजेंट सोशल एंड इकोनॉमिक एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसेस। अगर हम वर्तमान की, आज की बात करें तो हमारी जो सोशल हेरिटेज है, हमारी जो इकोनॉमिक हेरिटेज है या कल्चरल हेरिटेज है, हम कल्चरल वे से, हमारी जो संस्कृति है, कल्चर है, वो काफ़ी ज़्यादा रिच है। ये एक दिन में या कुछ महीनों में नहीं बनी है, बल्कि एक लॉन्ग प्रोसेस का रिजल्ट है। ये लॉन्ग प्रोसेस का आउटकम्स है। ये हम मिलजुल के रहते आए हैं, हम मिलजुल करके एक दूसरे से सीखते आए हैं। उसके कारण हमारी इस प्रकार की एक अलग से कल्चर डेवलप हुई है जिसमें हम इंडियन कल्चर कहते हैं। हमारे यहाँ पे कुछ भी प्रैक्टिकली अगर देखें तो ऐसा नहीं है कि वो हिंदुज़म से रिलेटेड है, जो इस्लाम से रिलेटेड है, क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है, या बुद्धिज़्म से या जैनिज़्म से रिलेटेड है। यहाँ पे सब कुछ जो कुछ भी है वो कैसा है, वो सारा का सारा इंडियन कल्चर है, ओके। तो ये इंडियन कल्चर है, वो लॉन्ग प्रोसेस का आउटकम है, लॉन्ग प्रोसेस का एक रिजल्ट है जो हमें मिला है। अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द बर्थ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द अराइवल ऑफ द आर्यंस। कि अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें जिसके एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है, तो उसकी शुरुआत होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आप 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि उस वक्त की काफ़ी डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। यानी हम कंपेयर कैसे करें, हमारी साउथ दिल्ली है, चंडीगढ़ है, ओके। ये प्लांट सिटी है। प्लांट सिटी समझते हो ना, बहुत अच्छे तरीके से प्लांट तरीके से इनको बनाया गया। ये देखिए, अब आकर के हमने सीखा कि प्लांट सिटी हो सकती है। ऐसा उस वक्त इंडस वैली सिविलाइजेशन में होता था। आपने पढ़ा होगा मोहनजोदड़ो या हड़प्पा जो सिटीज़ थी वो वेल प्लान्ड थी, ओके। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि वो जो सिविलाइजेशन थी जिससे हमारी हिस्ट्री की शुरुआत होती है वो कितनी ज़्यादा रिच रही होगी। और अराइवल ऑफ द आर्यंस, वहाँ से हमारी शुरुआत होती है। यानी कि हम जो इंडियंस हैं, हम आर्यंस माने जाते हैं ओरिजिनली, चाहे हम किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, लेकिन बेसिकली हम में से 90% हम आर्यंस हैं। दीज 2 फेजेज आर यूजली डिस्क्राइब्ड एज द प्री वैदिक और द वैदिक पीरियड्स। ये 2 फेजेज है, इसको हम 2 फेजेज में डिवाइड करते हैं, ओके। प्री वैदिक यानी कि जो वेद लिखे गए थे उनसे पहले का पीरियड, और वैदिक पीरियड यानी कि जिस दौरान वेदों को लिखा गया था, ओके। द 4th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, अबाउट 2300 ईयर्स एगो की बात करें, सा द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया अंडर द एम्परर अशोका। यानी कि पहली बार हमने अशोका के अंडर में, सम्राट जो अशोक है उनके अंडर में हमने यूनिफिकेशन को देखा था। उससे पहले क्या था, इंडिया वॉज डिवाइड इनटू द स्मॉल पार्ट्स, छोटे छोटे राज्यों में बंटा होता। पहली बार जो अशोका के अंडर में साउथ इंडिया तक पहुंच गए थे, हमने पहली बार देखा था कि एक ही डायनेस्टी थी उसके अंडर में इंडिया था, ओके। एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड बुद्धिज्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ एशिया। और उसी पीरियड में बुद्धिज्म है वो एशिया के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचा। अगर अभी की बात करें तो मेनली इन चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द एशिया, श्रीलंका, इन कंट्रीज में बुद्धिज्म एक मेन रिलीजन है। और वो मेन रिलीजन कब पहुंचा वहां पर, इसी पीरियड के दौरान पहुंचा था। मेनी रॉक इंस्क्रिप्शंस ऑफ एम्परर अशोक आर फाउंड। एम्परर अशोका के काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। इंस्क्रिप्शंस मतलब पत्थरों के ऊपर लिखा हुआ है, तो मिलते हैं, जिससे हमें उस पीरियड के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है कि उस पीरियड के दौरान वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, ओके। सब कुछ हम उनसे जान सकते हैं। द स्टेट एम्बलम ऑफ आर कंट्री इज एन एडेप्टेशन फ्रॉम द सारनाथ लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका। जो हमारा स्टेट एम्बलम है, ओके, जो हमारा राजकीय प्रतीक है, वो भी हमने कहाँ से लिया है, सारनाथ के लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका से, यानी कि सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया है। उसमें आपने देखा होगा कहाँ होता है, यू माइट हैव सीन इट ऑन द कॉइन्स के ऊपर होता है। हमें 3 लॉइन्स दिखाई देते हैं,
फोर्थ दिखाई नहीं देता, विजिबल नहीं होता क्योंकि उसकी पीठ है। ओके, तो हमने कहाँ से लिया? वी हैव टेकन दिस फ्रॉम द सारनाथ लोयन कैपिटल ऑफ अशोका से, जो सारनाथ का अशोक स्तंभ आपने हिंदी में कई बार पढ़ा होगा, वहां से हमने लिया है। एंड इसको कहाँ देखा आपने? यू माइट हैव और यू मे हैव सीन इट ऑन द कॉइन्स, बैंक नोट्स और अदर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स या ऑफिशियल सील्स जो होती है, ऑफिशियल स्केल्स होते हैं, उनके ऊपर वो आपने देखा होगा। क्रिश्चियनिटी की बात करें, ये तो हमारा हो गया कि हम पहले कैसे हम आगे बढ़े थे। उसके बाद जब हम फर्स्ट सेंचुरी की बात करते हैं, क्रिश्चियनिटी रीच्ड केरला विद द साइरियन, जो सीरिया के थे, सीरियन ट्रेडर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंचुरी, यानी कि जो क्रिश्चियन रिलीजन है वो पहली बार केरला पहुंचा था। किसके साथ? जो सीरिया के ट्रेडर्स थे उनके साथ पहुंचा था। ओके, उसके बाद गुप्ता एम्पायर आता है, विच एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंचुरी इज कंसिडर्ड एज गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दैट एरिया। उसके बाद अशोका का जो पीरियड था, यानी कि मौर्य डायनेस्टी थी, उस डायनेस्टी के बाद एक बार फिर से एक गोल्डन पीरियड आता है और वो थी गुप्ता डायनेस्टी। यानी कि दोबारा से इंडिया एक ही डायनेस्टी के अंडर में आता है गुप्ता पीरियड के दौरान, एंड उस पीरियड को हम गोल्डन पीरियड बोलते हैं। ओके, गोल्डन पीरियड क्यों बोला जाता है? हिंदी में बोलेंगे स्वर्णिम काल। गोल्डन पीरियड में मीन्स दैट एट दैट टाइम हमारा ट्रेड था, हमारी एग्रीकल्चर थी, हमारा सोशल स्ट्रक्चर था, पीस था, सब कुछ बेहतरीन एक अलग लेवल के ऊपर था। इस्लाम फर्स्ट केम टू इंडिया इन केरला विद द अरब ट्रेडर्स ड्यूरिंग द 8th century एंड फर्मली एस्टेब्लिश्ड एज ए पॉलिटिकल फोर्स इन इंडिया बाय द 11th century। अगर हम इस्लाम की बात करें तो सबसे पहले 8th century में इंडिया आया था। कहाँ पहुंचा था? केरला। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी है कि क्रिश्चियन रिलीजन था वो भी केरला पहुंचा, इस्लाम भी, वो भी पहले केरला पहुंचा। केरला ही क्यों पहुंचा? तो इसका एक बड़ा कारण ये था कि एट दैट टाइम साउथ इंडिया वॉज क्वाइट रिच और क्वाइट फेमस इन द ट्रेड ऑफ द स्पाइसेस। स्पाइसेस के ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा फेमस था, एंड वॉज हैविंग द क्लोज ट्रेड लिंक्स विद द मिडिल ईस्ट एशिया है या वेस्टर्न यूरोप है, उनके साथ अच्छे क्लोज लिंक थे। कौन से? ट्रेड लिंक्स थे। तो जो ट्रेडर्स आए थे उन्हीं के साथ ये रिलीजन्स थे वो केरला पहुंचे थे। और केरला ही क्यों पहुंचे, कहीं और क्यों नहीं पहुंचे? इसका कारण ये था कि साउथ इंडिया का एक इंपॉर्टेंट जो ट्रेड सेंटर था वो उस वक्त केरला था। ओके, तो इसके कारण चाहे क्रिश्चियन हो चाहे वो इस्लाम हो, दोनों ही रिलीजन सबसे पहले केरला पहुंचे थे। दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत वॉज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर डिफीटिंग द चौहान से ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली के चौहान से उनको डिफीट करने के बाद दिल्ली सल्तनत है उसको एस्टेब्लिश किया जाता है। आफ्टर अबाउट 320 ईयर्स द मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश्ड हियर, और उसके लगभग 320 वर्षों के बाद, 320 ईयर्स के बाद, यानी कि जब चौहान्स को डिफीट किया गया था तो मुगल डायनेस्टी है, मुगल जो एम्पायर है वो एस्टेब्लिश किया जाता है। एक बार फिर से इंडिया दोबारा से एक हो जाता है, एंड ड्यूरिंग विच इंडिया वंस अगेन अचीव्ड ए ग्रेट डिग्री ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, और एक बार फिर से पॉलिटिकली वे से हम एक ही डायनेस्टी के अंडर में आ जाते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल मौर्य डायनेस्टी, आफ्टर दैट गुप्ताज एंड आफ्टर दैट मुगल्स। उस पीरियड में हम एक ही वंश के अधीन थे, एक ही साम्राज्य के अधीन थे। ओके, यू मे हर्ड ऑफ अकबर, शाहजहां। ड्यूरिंग दिस पीरियड मेनी एम्पायर्स लाइक द राष्ट्रकूट्स, प्रतिहाराज, पाल्स, सेन्स, चालुक्याज, सातवाहनाज, परमार, अहोम्स, चोल्स, पांड्याज, विजयनगर ऑल्सो फ्लोरिस्ड इन इंडिया। कि आपने सभी ने सुना, अकबर के बारे में सुना, आपने बाबर के बारे में सुना, बाबर का हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब, और उसके बाद रायता फैल जाता है। ये प्रमुख जो रूलर थे मुगल डायनेस्टी के। ओके, इनके बारे में सुना। अगर उस वक्त इस मिडवल पीरियड की बात करें तो कुछ फेमस साउथ इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट भी रहे, उनमें से रहे जैसे राष्ट्रकूट रहे जो मेनली महाराष्ट्र में रहे, ऐसे प्रतिहार रहे, गुर्जर प्रतिहार की बात करें ये राजस्थान में रहे मेनली, पाल्स रहे ये बंगाल में रहे, सेन गुजरात में रहे, चालुक्याज ये पूर्वी और पश्चिमी रहे, सातवाहन की बात करें तो आंध्र प्रदेश, और अभी की बात करें तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा का ये इलाका इनके अंडर में था। परमार थे ये लगभग मध्य प्रदेश में थे, मालवा पठार के आसपास। अहोम्स थे ये आसाम की साइड में थे। चोल्स की बात करें, पांड्याज की, विजयनगर की, तो ये साउथ इंडिया में आ जाते हैं। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट उस वक्त के एम्पायर्स थे जो इतने बड़े नहीं थे लेकिन साउथ इंडिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट है मिडवल पीरियड के दौरान। ओके, तो ये हमारा इतिहास हुआ मिडवल पीरियड का। अब अगर बात की जाए उस पीरियड की कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के, Many important buildings of this period narrates the story of their glorious time itself, कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है उस टाइम की जो उस टाइम की स्टोरी बताते हैं कि कितना ज़्यादा डेवलप्ड कल्चर रही होगी उस टाइम की। ओके, उनमें से इंपॉर्टेंट है कुतुब मीनार, ओके,
एंड रेड फोर्ट है, उसको रेड फोर्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रेड स्टोन से बना हुआ है। कुतुब मीनार है, इसका जो फाउंडेशनल स्टोन है वो रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसका ऑलमोस्ट जो वर्क था वो अल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, फिर भी कुछ अधूरा रह जाता है जो फिरोज शाह तुगलक कंप्लीट करवाते हैं। ओके, ताजमहल दैट इज इन आगरा। ओके, एंड उसके बाद दिया गया कांद्रिया महादेव टेम्पल, एंड देन द राजेश्वरा टेम्पल एट द तंजाउर, देन द जैन टेम्पल एट दिलवाड़ा, विजय स्तंभ एट चित्तौड़गढ़। यानी कि इस प्रकार की कुछ हिस्टोरिकल बिल्डिंग है जो किस टाइम में बनी थी, मिडिवल पीरियड के दौरान बनी थी। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई, ये सभी पिक्चर्स आपके एनसीईआरटी बुक से ली गई। फर्स्ट जो पिक्चर है इट इज़ ऑफ द चैतन्य देव की दी गई है, एंड सेकेंड इज ऑफ रहट। रहट क्या होता है, इससे ऊंची जमीन में पानी या फिर जैसे तालाब से पानी को निकालने के लिए, सिंचाई करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो बेलों से इसको खींचा जाता है। ओके, बेलों से ऐसे घूमता है तो इसके साथ पानी है वो नीचे से ऊपर की तरफ चला जाता है। क्लियर। और नेक्स्ट जो पिक्चर दी गई, अकबर इन डिस्कशन विद द वेरियस रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, उनके साथ डिस्कशन करें, ये वो पिक्चर्स है। इसी मिडिवल पीरियड के एंड की बात की जाए तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा सेंट्स थे, वो आए हमारे देश में जिन्होंने बहुत कुछ चेंज किया। जो अगर हम सोशल रिचुअल्स की बात करें तो उसमें कुछ पॉजिटिव चेंज लेके आए। गुरु नानक देव जी started Sikhism. Many important saints of bhakti streams like Kabir Das जी, मीरा, चैतन्य देव, सूरदास gave new direction to the society। यानी कि जो भी सोशल इविल्स थी, ओके, सोशल जैसे हम सामाजिक बुराइयों की बात करते हैं तो उनको दूर करने की कोशिश की गई थी इसी मिडिवल पीरियड में। दिस वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में भी ये जो मिडिवल पीरियड था गोल्डन पीरियड था। हैंडीक्राफ्ट्स में भी हम वर्ल्ड फेमस थे, स्कल्पचर में, ट्रेड में, आर्किटेक्चर में। कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ अलॉन्ग विद द स्पाइसेस ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू अट्रैक्ट द ट्रेडर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इस पीरियड के दौरान चाहे वो कॉटन हो, सिल्क हो या स्पाइसेस हो, इन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड के जो ट्रेडर्स थे उनको अट्रैक्ट किया था, क्योंकि हमारा स्पाइसेस, कॉटन और सिल्क था वो वर्ल्ड फेमस था। ओके, तो ये थी हमारी वर्कशीट जिसको हमने समझा। अब हम सेकंड सेगमेंट की बात करेंगे और डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। 5 इजी क्वेश्चंस दिए गए इस वर्कशीट में, लेट्स डू डिस्कस। चलिए डिस्कस करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, आइडेंटिफाई द रिचनेस ऑफ रिलीजियस हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड राइट डाउन। इंडिया की जो रिलीजियस हेरिटेज है उसकी रिचनेस को फाइंड आउट करना है कि हम कितने रिच रहे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडियाज रिलीजियस हेरिटेज इज वेरी रिच, काफ़ी रिच रहे हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। द 4 मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के जो 4 प्रमुख जो रिलीजन है, सच एज द हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म आर ओरिजिनेटेड हियर। यानी कि इन 4 धर्मों का जन्म है वो हमारे देश में ही हुआ है। पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स आर लिविंग टुगेदर सिंस एंशियंट टाइम्स, और किसी भी धर्म के चाहे लोगों सभी मिलजुल करके पुराने समय से ही रहते आ रहे हैं। पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स हैव ऑल्सो अडॉप्टेड ईच अदर्स कल्चर एंड कस्टम, और सभी धर्मों के लोगों ने एक दूसरे के कल्चर को, एक दूसरे की कस्टम को अडॉप्ट किया, अपनाया। अब हमारे पास इंडियन कल्चर होती है, हमारे पास हिंदू सिख कल्चर नहीं है, इंडियन कल्चर है। इसलिए तो जब ईद आती है तब भी खुशी होती है, जब दिवाली आती है तब भी जोश छा जाता है, और जब कोई गुरु पर्व आता है या बुद्ध पूर्णिमा आती है तब भी हम उसी जोश के साथ उन त्योहारों को मनाते हैं, क्योंकि हमारे पास इंडियन कल्चर है। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी द रीजन फॉर द कमिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड द इस्लाम टू केरला फर्स्ट। जो क्रिश्चियन रिलीजन है या इस्लाम है वो सबसे पहले केरला पहुंचे थे, क्यों, ऐसा क्यों हुआ? साउथ इंडिया वॉज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर स्पाइसेस सिंस एंशियंट टाइम्स एंड हैड ट्रेड लिंक्स विद द सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। यानी कि जो साउथ इंडिया था उस स्पाइसेस के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस था एंशियंट टाइम से ही, और ट्रेड लिंक्स थे किसके साथ, सेंट्रल एशिया के साथ, यूरोप के साथ ट्रेड लिंक्स थे उस वक्त। क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम केम टू इंडिया विद द मर्चेंट्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया और यूरोप, और इन्हीं एरिया से जब मर्चेंट्स आए थे, व्यापारी आए थे, ट्रेडर्स आए थे, उनके साथ ये रिलीजन इंडिया में एंट्री की। एंड फर्स्ट रिच द इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर कोस्टल रीजन ऑफ केरला, और सबसे पहले ये जो साउथ इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था केरला, जो कि कोस्टल रीजन है, वहाँ ये पहुँचे थे। ओके, तो इसके 2 कारण है। पहला थी एक साउथ इंडिया के क्लोज ट्रेड रिलेशन थे मिडिल ईस्ट और जो यूरोप है उसके साथ, और उस वक्त साउथ इंडिया के इंपॉर्टेंट जो ट्रेड सेंटर दैट वाज द केरला। सो दैट्स वाई दीज रिलीजन्स केम हियर अलॉन्ग विद द ट्रेडर्स, मर्चेंट्स एंड रिच टू केरला। केरला सबसे पहले पहुँच जाते हैं। उसके बाद थर्ड जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, हमें लिस्ट करनी है, एक लिस्ट बनानी है, लिस्ट सम हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स ऑफ इंडिया विद देयर लोकेशन, बिल्डर्स एंड स्पेशलिटी। हमें एक लिस्ट तैयार करनी है
जिसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नेम देने, उनके बिल्डर्स के नेम देने, उनकी स्पेशलिटी बनानी। ओके, द रेड फोर्ट, यहाँ पे आप लोकेशन भी लिख सकते हो, इट इज़ इन दिल्ली एंड बिल्ट बाय शाहजहां एंड इट इज़ मेड ऑफ द रेड स्टोन। रेड फोर्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि लाल पत्थर से बना, रेड स्टोन से बना हुआ है। सेकंड वन इज द कुतुब मीनार, दिल्ली में ही है, फाउंडेशन लेड बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक, हालांकि फाउंडेशन ही शुरुआत ही की थी, कंप्लीट नहीं कर पाए थे। एंड इज मेनली मेड ऑफ द रेड स्टोन, और ये थोड़ा सा झुका हुआ है। ओके, जो कुतुब मीनार है वो झुकी हुई, सीधी नहीं है, स्ट्रेट नहीं है। थर्ड है सांची स्तूपा, जो कि सांची में है एंड बिल्ट बाय द एम्परर अशोका ने इसको बिल्ट किया था, बनवाया था। गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द बुद्धिज्म के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, बुद्धिस्ट कल्चर को हम वहाँ से जान सकते हैं। ताजमहल, इट इज़ इन आगरा, बिल्ट बाय शाहजहां, इंक्लूडेड इन द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में ये इंक्लूड है और मेड ऑफ वाइट मार्बल से बना हुआ। ओके, तो हमें बताना है 4 हिस्टोरिकल बिल्डिंग लिख दोगे, उनके बिल्डर्स, उनकी लोकेशन और उनकी स्पेशलिटी मेंशन कर दोगे, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। जो फोर्थ जो क्वेश्चन दिया गया, इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन अट्रैक्टिंग फॉरेन ट्रेडर्स, गिव रीजन्स फॉर दिस। पुराने समय की बात की जाए तो हम ओल्ड एंशियंट टाइम से जो फॉरेन ट्रेडर्स हैं उनको अट्रैक्ट करते रहे, तो इसके कारण क्या है, हमें कुछ कारण बताने हैं। फर्स्ट, इंडिया हैज़ बीन रिच इन रिसोर्सेज सिंस एंशियंट टाइम से हम रिसोर्सेज में रिच रहे हैं, चाहे वो किसी भी टाइप के, चाहे मिनरल रिसोर्सेज हों, चाहे वो रॉ मटेरियल की बात करें, तो उसमें हम काफ़ी ज़्यादा रिच रहे हैं। इंडियाज़ कॉटन फैब्रिक हैज़ बीन पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया का जो कॉटन फैब्रिक है पूरे वर्ल्ड में फेमस था। साउथ इंडिया हैज़ बीन फेमस फॉर द स्पाइसेस, और साउथ इंडिया स्पाइसेस के लिए फेमस रहा है। इंडिया हैज़ ऑल्सो बीन ए बिग सेंटर ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स का भी एक इंपॉर्टेंट सेंटर है। एंड ड्यू टू ऑल दीज रीजन्स वी वर अट्रैक्टिंग और वी हैज़ बीन अट्रैक्टिंग द फॉरेन ट्रेडर्स फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, यानी कि उनको हम अट्रैक्ट करते रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप 4 रीजन लिखोगे, काफ़ी है कि एक तो हम रिसोर्सेज में रिच रहे हैं एंशियंट टाइम से, सेकंड कॉटन जो फैब्रिक है, कॉटन क्लॉथ्स है, उसके लिए भी हम फेमस रहे हैं, स्पाइसेस के लिए फेमस रहे हैं, हम हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस रहे हैं। ओके, तो इन सब कारणों से हम जो फॉरेन ट्रेडर्स हैं उनको अट्रैक्ट करते रहे हैं। उसके बाद फिफ्थ जो क्वेश्चन दिया गया है, एक इट इज़ जस्ट लाइक द एन एक्टिविटी की तरह ये दिया गया, ऑन द मैप ऑफ इंडिया, इंडिया के मैप के ऊपर क्या करना है, मार्क द इम्पोर्टेंट एम्पायर्स एस्टेब्लिश्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी ऑनवर्ड, यानी कि फर्स्ट सेंचुरी ऑनवर्ड्स के बाद जितने भी एम्पायर एस्टेब्लिश्ड हुए हैं इंडिया में, उनको हमें पॉलिटिकल मैप के ऊपर शो करना है। लेकिन अगर हम फर्स्ट सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक, यानी कि मिडवल पीरियड के सभी एम्पायर्स को शो करने की कोशिश करेंगे तो इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, हमें 10 to 15 मैप्स चाहिए। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट जो एम्पायर्स है जिसका हमने डिस्कस किया जो इस वर्कशीट में, उनको हम लोकेट करेंगे। ओके, क्लियर। तो इसमें ये मैप मैंने लिया है, तो इसमें कुछ दिए गए, कुछ मैं आपको बता दूं कि कहाँ पे लोकेट करना है। यहाँ पे अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे आप लोकेट करोगे गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। ओके, यहाँ पे रहेगा आपका सेन, क्लियर। एंड ये जो लोकेशन यहाँ पे आप लोकेट करोगे परमार, क्लियर। यहाँ पे आप लोकेट करोगे ये जो पार्ट है यहाँ पे पाल, क्लियर। गुर्जर प्रतिहार, सेन, परमार, पाल। ओके, उसके बाद ईस्टर्न चालुक्य, देन वेस्टर्न चालुक्य, देन हियर टू वेस्टर्न चालुक्य वातापी, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल, पांड्या, और जो केरल है यहाँ पर चे रहेगा। ओके, तो ये इतने अगर लोकेट कर दोगे तो मोर देन इनफ रहेगा, इतना काफ़ी रहेगा, आपको और ज़्यादा लोकेट करने की नीड नहीं है क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है एक मैप में। ओके, क्लियर। दोबारा से मैं रिपीट करवा दूँ, हियर इज़ द गुर्जर प्रतिहार, गुजरात में सेन, देन मध्य प्रदेश में परमार, देन इन वेस्ट बंगाल पाल, राष्ट्रकूट, ईस्टर्न चालुक्य, देन वेस्टर्न चालुक्याज, एंड हियर वेस्टर्न चालुक्याज, चेर केरला में रहेंगे, पल्लव, और जो कावेरी रिवर है उसके नॉर्थ में रहेगा चोल, और साउथ में रहेंगे पांडे। तो ये सब कुछ 7-8 जो हमारे स्टेट्स है उस वक्त के, जो एम्पायर थे, डायनेस्टी थी, वो हमें लोकेट करने। तो आई होप आज की वर्कशीट आपको इजी लगी होगी, सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी, सब कुछ समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। और हाँ, एक और चीज़ कि आप हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि उससे ये फ़ायदा बेनिफिट मिलेगा कि वहाँ पर कई बार PDF शेयर की जाती है, जैसे आपके क्वेश्चन पेपर हो गए, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। दूसरे ये कि आपको यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता, क्योंकि मैं एक साथ विद इन 2 days मुझे 30 के आसपास वीडियोस पब्लिश करने होते हैं, और आपको नोटिफिकेशन सभी के मिल नहीं पाते हैं। आपको मैक्सिमम 6 जो वर्कशीट है उनके नोटिफिकेशन मिल पाते हैं। तो वहाँ पर जैसे ही वीडियो पब्लिश होती है शेयर कर दी जाती है टेलीग्राम के चैनल के ऊपर, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा,
ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दूसरा, आप मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हो, वहाँ पे डिस्कशन टेब दिया गया जहाँ पे आप कमेंट करोगे और मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ओके, तो इसके लिए क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो आप वहाँ से ज्वाइन कीजिए या फिर आप टेलीग्राम पे जाइए, ज्योग्राफी गुरु को टाइप कीजिए, सर्च कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। बस इतना ही करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।